जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में जो हम लोग क्या कर रहे हैं। क्लास 10th में साइंस में अनसॉल्व की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि आज हम लोग जो है अनसॉल्व सेट 2024 822 आई के सेट करेंगे। आपके पास कोई भी अनसॉल्व हो, राजीव हो, एचएम हो, अरियंत हो, अग्रवाल हो, आप लोग केवल क्या देखोगे, आई के सेट देखोगे। 824 मिले ना मिले, आई के सेट देखोगे। इसी सेट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। साइज सेट आपका 1 हो, 2 हो, 3 हो, इससे क्या मतलब, आई के सेट को सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है, अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना आ जाए ना तो उसमें जरूर बताएंगे, ठीक है। बाकी आपको हम केवल आंसर बता रहे हैं। इसमें अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच, देखो अवतल दर्पण में सभी कंडीशन में सबसे पहले वस्तु हम लोग अनंत पर रखते हैं, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, फिर वक्रता केंद्र पर रखते हैं, फिर वक्रता केंद्र और एफ के बीच रखते हैं, फिर एफ पर रखते हैं, फिर एफ और पी के बीच रखते हैं। तो केवल एक कंडीशन ये है कि एफ और पी के बीच जब वस्तु को रखते हैं ना तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन जाता है और आभासी बनता है और सीधा बनता है, ठीक है। तो एक हमारे पास और बड़ा बनता है, बी पार्ट सही है। तो पहले का कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, पहले का बी ऑप्शन सही है, ठीक। बी ऑप्शन क्या है, सीधा आभासी बड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 में है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस प्रयोग करते हैं और दूरदृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। और जो जरा दृष्टि दोष है इसके लिए द्विफोक्सी लेंस प्रयोग करते हैं, उत्तल प्लस अवतल। तो दूरदृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो दूसरे का बी पार्ट सही है। दूसरे का कौन सा पार्ट सही है, बी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक लेंस से 0.2 मीटर की दूर पर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब आवर्धन 0.5 एम है, यह लेंस होगा। आपको बता दें, एक लेंस 0.2 मीटर दूर पर रखी है तो वस्तु की दूरी है 0.2 मीटर और आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन यम बराबर 0.5 है, ठीक। यम बराबर 0.5 है, यह लेंस होगा। तो अब पहला ऑप्शन है 1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, नंबर 2 है 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो आपको बता दें कि हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस हो जाएगा हमारे पास। तीसरे का भी कौन सा है, बी पार्ट ही सही हो जाएगा तीसरे में, ठीक। तीसरे में भी कौन सा पार्ट सही हो जाएगा हमारे पास, बी पार्ट। तो तीसरे का भी बी पार्ट ही सही है। चौथे में है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। तो आपको बता दें कि जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है ना, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो अपने अभी मतलब जब प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो अपने विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं ना। इसमें इनका कहना है कि प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। तो अधिकतम कौन सी झुकी हुई होती है रंग, तो आपको बता दें कि ये बैगनी रंग और लाल रंग जो होता है, विबग्योर आप लोग पढ़े हो, विबग्योर नीचे, विबग्योर ऊपर। तो लाल रंग जो है वो सबसे ऊपर है और बैगनी नीले रंग नीचे है। तो इनका कहना है कि आधार की अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। तो कौन सा रंग होता है, लाल रंग, बैगनी रंग होता है। तो चौथे का कौन सा ऑप्शन सही करेंगे हम लोग, डी ऑप्शन सही करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, R1 व R2 प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 फार्मूला लगा देंगे। इसको हम लोग भिन्न करके हल करेंगे तो हमारे पास देखो ऑप्शन 5 में का सी पार्ट आ जाएगा, R1 × R2 बटे R1 प्लस R2, ठीक है। 5वें नंबर का सी पार्ट, तो हम लोग कहेंगे 5वें नंबर का सी पार्ट सही है। जैसे मान लो कि फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R बराबर इसके साथ गुणा करोगे, इसके साथ गुणा करोगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 बटे R1 × R2। तो इसे उल्टा करोगे तो इसे भी उल्टा करोगे तो R बराबर R1
इंटू R2/R1 प्लस R2। क्वेश्चन नंबर 6 में है बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु बना होता है। तो बिजली के जो बल्ब का फिलामेंट तंतु है ये टंगस्टन का बना होता है। काय का बना होता है? टंगस्टन का। तो 6 का हमारे पास सी सही है, तो सी ऑप्शन सही करेंगे हम लोग। 7 नंबर में विद्युत सेल के रूपांतरण होता है। विद्युत सेल का रूपांतरण किस में होता है? आपको बता दें कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन को ही विद्युत सेल कहते हैं। मतलब 7 में का ए पार्ट सही है। 7 में कौन सा पार्ट सही है? आपका ए पार्ट सही है। अब आ जाओ 8 में। 8 में केमिस्ट्री है, पर 7 क्वेश्चन फिजिक्स में है। रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से है हमारे पास 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस यहाँ पर Y है, तो Y का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर Y है, फिर रिएक्शन के बाद है 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl। तो Y का मान ज्ञात करेंगे, यहाँ पर Y है। ठीक है, तो आपको बता दें कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं FeCl2 तो FeCl है, तो एक Cl, ये 3 Cl है, एक Cl यहाँ चला गया, कोई दिक्कत नहीं। H2 है तो एक H यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एक O है और ये SO4 है, तो एक काम करते हैं SO2 मिला देते हैं। तो SO2 और ये 2 मिलकर ये दो बार है और 4 बार SO4 बन जाएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि SO2 आंसर होना चाहिए, मतलब सी ऑप्शन सही है। तो 8वें में कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। 9 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? अम्लीय, तो आपको पता है कि अम्ल का काम क्या होता है? जलीय विलयन में हाइड्रोजन को दान देना, जलीय विलयन में हाइड्रोजन का निकालना, उसे अम्लीय विलयन कहते हैं। तो हाइड्रोजन किस में है ये देखो जरा। तो हाइड्रोजन तो दूसरे में है NaHSO4। तो 9वें का बी पार्ट सही है। 9वें में कौन सा पार्ट सही है? बी पार्ट सही है। 10 नंबर में मैट में मुख्यतः होता है। मैट, आपको जो गालक पढ़े हो ना, अयस्क पढ़े हो ना, अयस्क में जो अशुद्धियाँ होती है उसे मैट कहते हैं। और मैट अशुद्धियाँ मतलब इसको गालक विधि से, मतलब गर्म करके इसको हम लोग अलग करते हैं, निस्तापन वर्जन विधि से अलग करते हैं ना। तो 10 नंबर का आपका कौन सा पार्ट सही होना चाहिए? या फिर यश भी मैट है, Cu2H भी मैट है, मतलब सी ऑप्शन सही है 10वें का। 10वें का सी ऑप्शन सही करोगे, 10वें का सी ऑप्शन इसलिए सही करोगे Cu2H तथा FeH दोनों होते हैं मैट में। ठीक है, अब देखो हम लोग करेंगे कौन सा? 11 नंबर। 11 नंबर में है रासायनिक समीकरण को पूरा करो। पूरा का मतलब यहाँ पर है पहले खाली स्थान, फिर PCl5, फिर रिएक्शन CH3COCl, फिर है CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl, PCl5 CH3COCl। ठीक है, हाँ, अब एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर POCl3 ये बना, एक किसी में H होना चाहिए हमारे पास, किसी में तो H होना चाहिए। तो देखो हमारे पास पहला ऑप्शन है CH3OH, तो नहीं लेंगे, CH3COOH ले लेंगे, CH3COOH लेंगे, तब PCl3P यहाँ का एक O दे दो तो PO, ये Cl3, यहाँ पे Cl2 बचा, यहाँ पे CH3CO हो गया। और हमारे पास देखो यहाँ पर एक H बचा था, तो इसका एक Cl दे दो, तो यहाँ पर Cl भी कंप्लीट हो गया हमारे पास। गिनती गिन लो। तो 11वें का कौन सा पार्ट सही है? 11वें का बी पार्ट सही है। तो हम लोग कहेंगे 11वें का कौन सा पार्ट सही है? बी पार्ट सही है। 12वें नंबर में उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी का मतलब होता है कॉमन, ठीक, कॉमन ऑक्साइड। तो इनका कहना है कि उभयधर्मी ऑक्साइड है Na2O MgO Al2O3 P2O5, Na2O MgO और Al2O3 P2O5। ठीक है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड में कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड ले लेंगे हम लोग? 12 नंबर। उभयधर्मी ऑक्साइड शायद इस बार नहीं है, अब क्यों है। ठीक, तो यहाँ पर देखो आप लोग जब इसे करोगे
13 नंबर को, तो 13 नंबर में है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है प्रोपेन, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन होने चाहिए। 3 कार्बन किस में है? देखो बी में है। तो हम लोग कहेंगे कि 13 का कौन सा सही है? बी सही है। 13 का कौन सा सही है? बी सही है। ठीक। अब देखो 14 नंबर, 14 नंबर में क्या है? 14 नंबर से बायोलॉजी है। ठीक है, 14 नंबर से क्या है? हाइड्रोजन में प्रजनन होता है। तो प्रजनन किसे कहते हैं? अच्छा, प्रजनन तो पढ़ चुके हो आप लोग, जनन पढ़ चुके हो। अपने ही समान संतान की उत्पत्ति उसे कहते हैं, संतति की उत्पत्ति उसे जनन कहते हैं। और हाइड्रा में आपको पता है, हाइड्रा में प्रजनन होता है किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा। मुकुलन क्या होता है कि जो हाइड्रा होते हैं वो अपने शरीर से पहले एक शरीर से संतान की उत्पत्ति करते हैं, शरीर से, तो उसे हम लोग कहते हैं मुकुलन कहते हैं ना। तो हमारे पास 14 का कौन सा है? ए पार्ट सही है। 15 नंबर में देखो, 15 नंबर में है पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो पायरुवेट की विखंडन की प्रक्रिया किस में संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब बी पार्ट सही है। तो 15 का कौन सा पार्ट सही है? बी पार्ट सही है। 16 नंबर पे आ जाओ। 16 नंबर पे क्या है? मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? तो वृक्क जो है किस तंत्र से संबंधित है? वृक्क का काम क्या होता है? मूत्र का उत्सर्जन करना। ठीक है, मूत्र का उत्सर्जन करना। तो वृक्क में किस तंत्र संबंधित है? तो आप लोग देखो ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन मतलब उत्सर्जन, मतलब 16 का सी सही है। 17 नंबर देखो, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। तो मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? आपको बता दें कि गिरजाघर में प्राप्त की थी उन्होंने। गिरजाघर में उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। कौन से मटर? उद्यान मटर। उद्यान मटर पर उन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, क्योंकि वो 1 वर्षीय है इसीलिए उसी पर प्रयोग किया था। तो कहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की उन्होंने? गिरजाघर में। 17 का हमारे पास डी ऑप्शन सही है। 18 नंबर देखो, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? तो मादा जनन तंत्र में लूप, कॉपर्टी सब पढ़ चुके हो ना आप लोग। तो मादा जनन तंत्र में किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? अंडाशय में नहीं, अंडवाहिनी में नहीं, गर्भाशय में। तो गर्भाशय में लूप हम लोग प्रयोग करते हैं। तो 18 का सी पार्ट सही है। 18 का कौन सा सही है? 18 का सी पार्ट सही है। ठीक है, तुम लोग कहेंगे 18 का सी पार्ट सही है। और इसके बाद 19 नंबर में, निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा अंग? तो देखो जायांग जो है, इसमें पहला ऑप्शन है जायांग। जायांग जो है ये स्त्री के भाग है, पुंकेसर नर के भाग है, वर्तिकाग्र ये पुष्प में है। तो निम्न से कौन सा अंग पौधों में नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? तो नर जनन अंग तो पुंकेसर कहोगे। 19 का कौन सा सही है आपके पास? बी पार्ट। 19 का कौन सा सही है? बी पार्ट, पुंकेसर। और फिर है 20 नंबर, निम्न में से कौन सा ये पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है? कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है? पहला है बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, बिल्कुल सही बात है। फिर अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद कर देना, बिल्कुल सही बात है। वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी, मतलब 20 नंबर में हम लोग कहेंगे उपरोक्त सभी। ठीक, अब आ जाओ आप लोग वर्णात्मक प्रश्न पे। वर्णात्मक प्रश्न करेंगे हम लोग। वर्णात्मक प्रश्न को जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 21। जैसे आपके अगर एग्ज़ाम में 21 नंबर हो तो 21 नंबर करोगे, अगर 1 नंबर हो तो यहाँ से 1 नंबर करोगे। ये जो सारी चीज़ें ये OMR सीट पे करोगे, इसे बिल्कुल भी आप लोग जो है कॉपी में नोट नहीं करोगे, कॉपी में लिखोगे नहीं। बहुत से स्टूडेंट कॉपी में लिख के आते हैं, नहीं ये गलत बात है, कॉपी में नहीं लिखोगे। ठीक है, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो यफ बराबर हम लोग कहेंगे कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, कितनी दूरी पर वस्तु रखोगे? तो वस्तु को U बराबर क्वेश्चन मार्क कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। तो यम का मान जो है 5 है। ठीक, 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर इनका कहना क्या है, यहाँ पर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, यम बराबर फार्मूला लगा सकते हैं, सबसे पहली बात तो है। ठीक,
क्या लगा सकते हैं हम लोग, यम बराबर फार्मूला। तो यम बराबर फार्मूला क्या होता है, माइनस वी बटे यू। तो समझना आप लोग, सबसे पहली बात तो है यहाँ पर लगा देंगे हम यम बराबर माइनस वी बटे यू। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण है, इसीलिए इसे भी माइनस लेंगे और इसे भी माइनस लेंगे। तो -5 बराबर माइनस वी बटे यू, माइनस से माइनस कैंसिल। तो हम लोग कहेंगे v बराबर 5u। v बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 5u। अब अवतल दर्पण की वजह से इसे भी माइनस में लेंगे, ठीक। अब हमारे पास फार्मूला लगा देंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो यहाँ पर 1/f की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 1/10। तो 1/10, 1/v की जगह -5u और -u, क्योंकि u भी हमारे पास किस में होता है, माइनस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लो। तो -1/10 बराबर दोनों का एलसीएम 5u, फिर इसमें 5 तो है तो 1 और 5 की कमी है तो -5, ठीक, -5, ठीक है। इसको इसे गुणा में पहुँचा दो। तो -5u बराबर 5 और 1 6, 10 6 का 60, तो -60, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 12 पंचे 60। तो u बराबर 12 सेंटीमीटर और v जो है 5u है, तो v बराबर हम लोग कहेंगे 60 सेंटीमीटर, माइनस लिख नहीं रहे हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे उत्तर 22, ठीक। उत्तर 22 में क्या है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, मतलब इसको f से लिखना। तो f बराबर हम लोग क्या कहेंगे कि 50 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उत्तल लेंस से 50 सेंटीमीटर है। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, मतलब v हम लोगों से इन्होंने पूछा है, तो v बराबर क्वेश्चन मार्क। जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर u बराबर 25 सेंटीमीटर, u को तो माइनस में लेंगे, ठीक है। और दूरी अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। आवर्धन मतलब यम बराबर भी क्वेश्चन मार्क। अब देखो लेंस के लिए सूत्र माइनस का होता है, जबकि दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है, प्लस में, और लेंस के लिए क्या होता है, माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर समझना हम लोग लगा देंगे लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, बस माइनस लगा दोगे लेंस सूत्र बनेगा ये। अब यहाँ पर मान रख के सॉल्व करते हैं। 1/f की जगह लिखेंगे 1/50 बराबर 1/f की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, नहीं v की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, v की जगह v माइनस 1/-25, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो हम लोग कहेंगे 1/50 और 75 कर दो फिर -1/25 बराबर 1/v। तो 1/v बराबर एलसीएम लोगे तो 50, 50 एकम 50, 25 दूनी 50, -1/50। तो v बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, -50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लोग यम भी तो ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, यम। तो आवर्धन यम बराबर फार्मूला लगा देंगे हम लोग, यम बराबर v बटे यू, यम बराबर v बटे यू। तो यहाँ पर यम बराबर v का मान क्या है, -50, u का मान क्या है, -25, कैंसिल 50 दूनी 25, सॉरी 25 दूनी 50। तो यम बराबर क्या है, 2, ठीक। यम बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, चलो आगे क्वेश्चन देखने से पहले इतने को आप लोग शॉर्ट करना चाहो शॉर्ट कर लो। हम लोग करेंगे कौन सा, अब
क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 23 में क्या है, 2 ओम 3 ओम 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 23 में हमारे पास क्या है 2 ओम, तो हम लोग कहेंगे R1 बराबर 2 ओम और R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 5 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। सबसे पहले श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो हम लोग कहेंगे श्रेणी क्रम R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले के मुताबिक कल मान को रख देंगे, तो R बराबर 2 प्लस 3 प्लस 5 अर्थात 10 ओम। ठीक, इन्होंने जो कहा हमने किया। इसके बाद इनका कहना है यदि संयोजन के 2 सिरों पर 25 वोल्ट विभवांतर लगा दे तो प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। 2 सिरों के बीच 30 वोल्ट का विभवांतर लगा दें, तो V बराबर हमारे पास क्या है 30 वोल्ट। यहाँ पर सबसे पहली बात तो हम लोग I ज्ञात कर लेते हैं, तो हम लोग कहेंगे ओम का नियम लगा देंगे। ओम का नियम क्या होता है, V बटे I बराबर R। ठीक, यहाँ से पहले I ज्ञात कर लेते हैं। V का मान क्या है 30 बटे I का मान नहीं पता, R का मान क्या है 10 तिया 30, तो I बराबर हम लोग कहेंगे 3 ओम। अब इनका कहना है प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करो, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर समझना, यहाँ पर यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि V बराबर I R। इसी प्रकार V1 बराबर I R1, तो V1 बराबर I का मान है 3, R1 का मान है 2, तो V1 बराबर 6 वोल्ट। V2 बराबर I R2, V2 बराबर I का मान है 3, R2 का मान है 3, तो V2 बराबर 9 वोल्ट। V3 बराबर I R3, तो V3 बराबर 3 × 5, तो V3 बराबर 15 वोल्ट। प्रत्येक सिरों के बीच मतलब विभवांतर पूछा गया हमसे, तो हम लोगों ने प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कर लिया हम लोगों ने। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन करेंगे 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 में है घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त निम्नलिखित तारों का कार्य प्रणाली है एवं आवरण यानी के रंग लिखिए। जीवित यानी विद्युतमय तार और भूसंपर्क तार और उदासीन तार। ये जो क्वेश्चन है 24 नंबर, ये हम लोग इसके पीछे सेट IK में कर चुके हैं। IK का क्वेश्चन नंबर ये है 24 नंबर ही है, तो आई होप वहाँ पर आप लोग देख चुके होंगे, तो इस क्वेश्चन को तो आप लोग उड़ा दोगे क्योंकि एक आप लोग कर चुके हो। तो IK सेट में हम कर चुके हैं, इसके पहले सेट में। ठीक है, IK बता रहे हैं, IJ सेट में। IK सेट तो हम लोग पढ़ रहे हैं, IJ सेट के 24 नंबर में इसे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ये भी 24 नंबर है। उसी में ही देखो हमसे उन्होंने पूछा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक, तो इसी में ही 24 का अथवा डालोगे आप लोग, तो जैसे बोर्ड एग्जाम में लिखोगे उत्तर 24 और अथवा, और हेडिंग डालोगे बीचों बीच कॉपी के कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। हेडिंग क्या डालोगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठा उसके पास वाले दोनों अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाते हैं तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तो ये जो मध्यमा अंगुली होती है ये धारा की दिशा बताती है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, अंगूठा बल की दिशा बताता है। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो गया। ठीक है, इसके बाद दाहिने हाथ के अंगुष्ठ नियम को स्पष्ट कीजिए। दाहिने हाथ के अंगुष्ठ नियम, तो दाहिने हाथ के अंगुष्ठ नियम के अनुसार किसी भी धारा बहने वाले चालक तार को इस प्रकार से पकड़ते हैं कि अंगुलियां तार पर लिपटी हो, तो अंगूठा धारा बहने की दिशा में होता है, तो उसे दाहिने हाथ के अंगुष्ठ नियम कहते हैं। ठीक है,
तो यह किन भौतिक राशियों की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो भौतिक राशि आपको पता है जैसे ये, तो धारा को लिखेंगे I से, चुंबकीय क्षेत्र को लिखेंगे B से, अंगूठा बल को लिखेंगे F से, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपभाग 2 केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो उत्तर लिखेंगे 25, उत्तर 25। तो उत्तर 25 में है कि निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, लेड नाइट्रेट को गर्म करना वगैरह वगैरह। चलो, तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। संतुलित करने के लिए देखो बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है, बैलेंस भी करना आप लोग। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स बैलेंस नहीं करते हैं और छोड़ के आते हैं, ऐसा नहीं करोगे, बैलेंस भी करोगे आप लोग। देखो तो पहला क्या है, लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे। लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस, इसे हम लोग, अच्छा इसे गर्म कर रहे हैं तो प्लस कुछ नहीं, इसे कर रहे हैं गरम। गरम के लिए ये गरम का निशान है। जब भी किसी तत्व को यौगिक को गर्म करोगे तो उसके अणुओं में उसको तोड़ दोगे, जिससे बना है उसी अणु में तोड़ोगे। सबसे पहली बात तो पीबी जो है लेड है, इसे एक ऑक्साइड दे दो तो यह जगह पीबी ऑक्साइड यानी लेड ऑक्साइड, ठीक। प्लस अब NO3 जो है इसे भी NO2 के रूप में तोड़ेंगे तो यह जाएगा NO2, गर्म करने पर तोड़ेंगे और प्लस ऑक्सीजन गैस निकलेंगी। हाँ, तो यहाँ पर बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए सबसे पहली बात तो है यानी यहाँ पर 2 बार है, यानी यहाँ पर 1 बार है, तो तुरंत 2 का गुणा करो। 2 का गुणा करते ही यानी हो गया 2 बार। ओ कितने बार है, 2 दूनी 4, 2 6, 1 7। ओ बैलेंस नहीं है तो ओ को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम लोग 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करते ही यहाँ पर 2 से गुणा करना होगा। 2 से गुणा करते ही यहाँ पर हो गया 4, तो यहाँ पर 4 से गुणा करना होगा, ठीक। अब देखो हमारे पास दूसरा है एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया, ठीक है। एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया। एथेनोइक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH, ये एथेनोइक अम्ल है। और सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3। रिएक्शन जब करवाएंगे तो देखो यहाँ पर H पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। यहाँ पर ये पॉजिटिव है, बाकी ये नेगेटिव है। तो हम लोग जो क्या करेंगे जानते हो कि यहाँ पर Na को H के साथ अदला बदली कर दो, ठीक। तो ये बनेगा हमारे पास CH3COONA, सोडियम एसीटेट इसका नाम है, सोडियम एसीटेट। प्लस अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर, अच्छा ये जो CO3 है इसको तो CO2 के रूप में तोड़ेंगे ही। अब ये जो H है, H इधर आके इसके एक O से क्रिया करके H बनेगा जल यानी H2O, क्या बनेगा H2O। अब हम लोग बैलेंस ही करेंगे, यानी 2 बार है तो 2 का तो गुणा करना ही होगा। 2 का गुणा करने के लिए यहाँ पर भी 2 का गुणा करोगे, ठीक है। अब तीसरा क्या है हमारे पास, जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया। जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया, तीसरा नंबर। जिंक का फार्मूला होता है Zn प्लस किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3, ठीक, AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट। फिर से Ag और Zn अदला बदली कर दो तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, ZnNO3 के साथ क्रिया करके जिंक नाइट्रेट बनेगा। जिंक नाइट्रेट का फार्मूला होता है NO3 का होल ट्वाइस प्लस ये Ag हो जाएगा अलग। NO3 2 बार है, 2 का गुणा करो, यहाँ पर 2 का गुणा करते ही यहाँ पर 2 का गुणा करो, हो गया बैलेंस ही। चौथा नंबर में क्या है, सोडियम सल्फेट विलयन की बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया, ठीक। सोडियम, चौथा नंबर में क्या है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है Na2SO4, Na2SO4 प्लस किसके साथ क्रिया, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला BaCl2। रिएक्शन जब कराएंगे तो Na को Na और Ba अदला बदली कर दो, तो Na को यहाँ पर दे दोगे तो ये बनेगा NaCl और Ba इसके साथ दे दो तो ये बनेगा BaSO4। तो BaSO4
CaSO4, Cl 2 बार है, 2 का गुणा करो तो Na के साथ 2 का गुणा करो, तो फिर BaSO4 है, तो फिर यहाँ पर अच्छा Na2 ठीक तो है, Na2 है, बैलेंस हो गया। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 के बाद हम लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर करेंगे, 25 के बाद 26, ठीक, 26 नंबर। तो आप लोग इस प्रकार से लिखोगे उत्तर 26 नंबर में पूछा गया निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखी है। नंबर 1 समजाति श्रेणी, तो समजाति श्रेणी किसे कहते हैं, हाइड्रोजन श्रृंखला की ऐसी श्रेणियां जहां पर प्रत्येक हाइड्रोकार्बन में CH2 का अंतर हो, उसे समजाति श्रेणी कहते हैं या सजाती श्रेणी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन की ऐसी श्रृंखला जिसमें प्रत्येक हाइड्रोकार्बन में CH2 का अंतर हो, उसे समजाति श्रेणी कहते हैं। जैसे हम लोग ले लेंगे CH2 देख लेते हैं, यहाँ पर 2 दूनी 4, फिर C2H4 1 का अंतर 2 का अंतर, ठीक है, तो C2H4, C3H6, C4H8, मतलब सब में देखो CH2 का अंतर है। इन दोनों में CH2 का अंतर है, इन दोनों में भी CH2 का अंतर है, इन दोनों में CH2 का अंतर, जिसमें CH2 का अंतर हो उसे समजाति श्रेणी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन इसलिए कहते हैं, ये कार्बन, तो हाइड्रोकार्बन श्रेणियों की ऐसी श्रृंखला जिसमें CH2 का अंतर हो उसे समजाति या सजाती श्रेणी कहते हैं। इसी के बाद इसी में ही है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, ठीक, क्या है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। तो देखो हेडिंग डालोगे आप, इसी में ही है कार्बन की क्या है, सर्वतोमुखी, ठीक, ये हेडिंग डाल लोगे, कार्बन की सर्वतोमुखी। अब देखो कार्बन की सर्वतोमुखी आपको बता दें किसे कहते हैं, तो कार्बन के सर्वतोमुखी तत्व है निम्नलिखित, देखो इसके बता दें कि संसार में सभी जीवित प्राणी कार्बन के यौगिकों से बने होते ही है, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करें, हम प्रोटीन की बात करें, वसा की बात करें, विटामिन की बात करें, हार्मोन तथा न्यूक्लिक अम्ल आदि सभी, मतलब संसार में सभी जीवित प्राणी जो है, जीवित प्राणी मतलब हम लोग, जीवित प्राणी जो है ये कार्बन के यौगिकों से ही बने होते हैं, जिसे कार्बन की सर्वतो या सर्वतोमुखी कहते हैं, ठीक है। और आपको ये भी बता दें कि हमारे दैनिक जीवन में हम जो भी वस्तुएं उपयोग या खर्च करते हैं सभी में कार्बन के यौगिक होते ही है, इसे भी कार्बन की सर्वतोमुखी कहते हैं। जैसे कागज, चमड़ा, प्लास्टिक कुछ भी यूज़ करते सब में कार्बन होते ही है, इसे कार्बन की सर्वतोमुखी कहते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 27 में IUPAC नाम लिखेंगे, ठीक। 27 नंबर देखो, तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 27 में पहला हमारे पास है CH3COOH, दूसरा है CH2CL, तीसरा है हमारे पास CH∠CH, ठीक। अब यहाँ पर कितने कार्बन हैं, मेथ एथ 2 कार्बन हैं, तो इसे कहेंगे एथे, और COOH होने पर होता है ओइक, तो हम लोग कहेंगे एथेन
नोइक और ये होता है अम्ल। इसमें आईपीसी नाम मेथ एथ प्रोप और सीएल होने पर क्लोरो, तो हम लोग कहेंगे क्लोरो। क्लोरो कितने पर? एक पर है ना, तो हम लोग कहेंगे एक क्लोरो, एक है हाँ, एक क्लोरो मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन, एक क्लोरोप्रोपेन। इसमें मेथ एथ, तो एथ, और ट्रिपल बॉन्ड होने पर आइन, तो हम लोग कहेंगे एथ आइन। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे 27 का पहला है ये। अब लिखेंगे हम लोग 27 का खा। ठीक, 27 का खा, तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 27 और खा। 27 के खा में है साबुन क्या है, साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ठीक, तो एक काम करो, सबसे पहले आप लोग इतने को ना शॉर्ट कर लो, फिर 27 से खा को देखते हैं। देखो हम लोग करेंगे कौन सा, 27 का खा देखो अब। हाँ, 27 का खा, तो लिखेंगे उत्तर 27 और खा। हेडिंग क्या डालेंगे? साबुन। ठीक, क्या हेडिंग डालेंगे हम लोग? साबुन। इनका कहना है कि साबुन क्या है, साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए और साबुन की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक, साबुन की 2 विशेषताएं भी लिखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले साबुन क्या है? साबुन जो है ना, ये उच्च वसा अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम, उच्च वसा मतलब बहुत उच्च वसा लेते हैं, उसके सोडियम तथा पोटेशियम लवण को ही साबुन कहते हैं। उच्च वसा अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। साबुन का सूत्र क्या होता है? साबुन का सूत्र होता है C17H35 COONA। ये साबुन का फार्मूला है, C17H35 COONA। अब इसको बनाने की मतलब जो रासायनिक समीकरण है, तो समीकरण को हम लोग लिखने जा रहे हैं। समीकरण को कैसे लिखेंगे समझते जाना। सबसे पहली बात तो है, जब साबुन बनाते हैं तो लिखेंगे हम लोग CH2OCO C17H35 लेंगे। इसी को कितने बार लेंगे? इसी को बॉन्डिंग में लेंगे हम लोग। हाँ, फिर लेंगे CHOCO C17H35, फिर इसी को CH2। भाई 4 बंद होते हैं ना, 4 बंदों को कंप्लीट करने में 2 बंद ये और एक ये बंद, चलो बता रहे अभी। फिर CO C17H35। ठीक, ये हो गया बसा। ये क्या है हमारे पास? बसा, जो उच्च अम्लीय बसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड या मतलब KOH भी ले सकते हो और NaOH भी ले सकते हो, यहाँ पर K भी ले सकते हो, N भी ले सकते हो, दोनों ही साबुन का फार्मूला है। इसकी क्रिया फिर करवाते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH। ठीक, जब रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन के दौरान हमें प्राप्त होता है CH2OH CHOH CH2OH, जो कि है ग्लिसरॉल। क्या है ये? ग्लिसरॉल। और प्लस हमें साबुन प्राप्त कर लेते हैं हम लोग C17H35 COONA, जो कि ये क्या है हमारे पास? साबुन। ठीक, ये क्या है हमारे पास? साबुन। साबुन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक कठोर साबुन, एक मृदु साबुन। है, एक नहाने की साबुन, एक कपड़ा धोने के लिए साबुन। इसके बाद और क्या पूछा इन्होंने? इन्होंने पूछा है ऊष्मा छेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अथवा है, तो लिखोगे 7 में का अथवा। हाँ, तो ऐसे लिखोगे, अगर अथवा करोगे तो उत्तर 7 लिखोगे, का लिखोगे और अथवा लिखोगे, और इसमें हेडिंग डालोगे ऊष्मा शोषी एवं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। तो ऊष्मा, पहले हेडिंग डालोगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और इसके बाद हेडिंग डालोगे
ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी लिखने के बाद, ठीक। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा को ग्रहण कर लिया जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को ग्रहण कर लिया जाता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को निकाल दिया जाता है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा को ग्रहण कर ली जाए उसे ऊष्मा शोषी, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा को निकाल दी जाए उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। इसके बाद इसी के साथ में का अथवा, मतलब खा का अथवा, हाँ, तो लिखोगे उत्तर सात खा, और आप लोग करोगे साथ में खा का अथवा कर रहे हो। अब खा के अथवा में क्या है, खा के अथवा में है पीएच मान क्या है, तो आप लोग हेडिंग डालोगे पीएच मान, ठीक। क्या हेडिंग डालोगे, पीएच मान। पीएच मान किसे कहते हैं, पी का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का फुल फॉर्म, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन की सांद्रता। तो किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करना पीएच मान कहलाता है। किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करना, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है उसे दिखाना, उसे बताना, उसे पीएच मान कहते हैं। इसके बाद है हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रता से क्या संबंध है, ये इन्होंने पूछा है कि इसका हाइड्रोजन आयन से संबंध भी क्या है, ये भी इन्हें बता के दो। तो देखो संबंध क्या है इसका, तुम लोग कहेंगे पीएच बराबर माइनस, फार्मूला ही होता है पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन, ठीक, ये इसमें संबंध है। क्लियर हुआ ना। अब इसी में ही साथ में गा करोगे खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। तो लिखोगे इसे हेडिंग उत्तर सात और गा और अथवा, ठीक। बोर्ड एग्जाम में देखो अथवा करोगे या तो फिर अथवा मतलब ऊपर वाला करोगे, एक ही करना, ठीक है। तो खनिज तथा अयस्क में अंतर, तो हेडिंग क्या डालोगे, खनिज तथा अयस्क में अंतर। क्या हेडिंग डालोगे, खनिज तथा अयस्क में अंतर। खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, खनिज किसे कहते हैं, जो भूपर्पटी के यानी पृथ्वी में जो भी पदार्थ भूपर्पटी के पृथ्वी यानी पृथ्वी के अंदर से जिन पदार्थों को प्राप्त किया जाता है उसे खनिज कहते हैं। जो खानों से प्राप्त किया जाता है, जिस धातु को खानों से प्राप्त करते हैं, जिस धातु को पृथ्वी से प्राप्त करते हैं, जिस धातु को भूपर्पटी से प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी भाषा कह सकते हो आप लोग, उसे खनिज कहते हैं, ठीक। और जो खनिजों से प्राप्त करते हैं उसे अयस्क कहते हैं। जो खानों से प्राप्त करते हैं उसे खनिज कहते हैं, जो खनिज से प्राप्त करते हैं उसे अयस्क कहते हैं। क्या प्रत्येक अयस्क खनिज है, बिल्कुल है। क्या प्रत्येक खनिज अयस्क है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खनिज से जितने भी तत्व को धातु को शुद्ध करके हम लोग निकालते हैं उसे ही अयस्क कहेंगे। तो प्रत्येक अयस्क खनिज है किंतु प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं है। जो खानों से प्राप्त करेंगे खनिज कहेंगे, जो अयस्क से प्राप्त करेंगे उसे जो खनिज से प्राप्त करेंगे उसे अयस्क कहेंगे। क्वेश्चन नंबर अब आ जाओ, खत्म केमिस्ट्री। उपभाग 3, उपभाग 3 में हमसे पूछा है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। जो भोजन है उसकी पाचन क्रिया में लार क्या भूमिका निभाती है, ये इनका कहना है। तो हमें हेडिंग डालना है उत्तर 28 का उत्तर। हाँ, एक चीज़ विशेष ध्यान रखना, विशेषकर कि बोर्ड एग्जाम में ना आप लोग खंडों को अलग अलग जरूर करना, अलग अलग टीचर चेक करते हैं, ठीक है। जो टीचर बायोलॉजी केमिस्ट्री चेक करेंगे वो फिजिक्स नहीं चेक करेंगे, जो फिजिक्स केमिस्ट्री चेक करेंगे वो बायोलॉजी नहीं चेक करेंगे, ठीक है। इसीलिए 2 टीचर चेक करते हैं इसे, इसीलिए अलग अलग खंडों को अलग अलग करना। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो हेडिंग डालोगे भोजन के पाचन में लार की भूमिका।
भोजन के पाचन में लार की भूमिका। तो भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, जरा बताइए। तो ये पूछा इन्होंने। तो भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। देखो, लार में सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम होता है। मतलब लार में सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम होता है। इसका काम होता है स्टार्च को माल्टोस में बदलना। जो सेलिवरी एंजाइम है, स्टार्च को, जो स्टार्च है इसे, कौन सी एंजाइम, सेलिवरी या सेलाइवरी, कुछ भी कह सकते हो, सेलाइवरी यानी सेलिवरी एंजाइम, क्या नाम, स्टार्च को किस में बदलना, माल्टोस शर्करा में बदलना। तो भोजन में सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। इस एंजाइम का काम होता है स्टार्च को माल्टोस शर्करा में बदलना। इसके बाद लार भोजन को नम करती है। जो हम लोग भोजन निगलते हैं उसको नम करती है। लार क्या करती है, नम करती है। दांतों तथा जीभ द्वारा इसके फेरबदल में मदद करती है तथा निगलने की क्रिया को सुगम बनाती है। मतलब लार जो है भोजन को जब हम लोग लेई जैसा बना लेते हैं, चबा चबा कर, फिर उसके चारों ओर चिपक कर उसे निगलने में आसानी प्रदान करती है। ये लार का काम है। ठीक है, ये जो काम है ये लार का ही है। ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये पूछा इन्होंने। क्या पूछा, ओजोन जो है हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो समझो। तो हम लोग कहेंगे कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 28 का खा, ओजोन परत। तो आप लोग हेडिंग डालोगे, उत्तर डालोगे 28 और खा, और हेडिंग क्या डालोगे, ओजोन परत। सबसे पहली बात तो है ओजोन परत जो है, ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप ही है। ओजोन क्या है, ऑक्सीजन का अपर रूप है। ऑक्सीजन का अपर रूप क्यों है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन प्लस नवजात ऑक्सीजन, इसे नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। नवजात ऑक्सीजन मिलकर हम लोग जानते हैं ओजोन परत का निर्माण होता है। ठीक है, अब ओजोन जो है इसका आपको बता दें कि ओजोन का काम क्या था। ओजोन पृथ्वी के चारों एक आवरण बनाती है। ओजोन जो है, ओजोन का काम क्या है, पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण बनाना। वो आवरण हम लोगों के लिए ही है, सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवरण बनाती है, जिसे ओजोन परत कहते हैं। यह सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। ये आवरण, ये जो ओजोन एक परत बनाती है, जो सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी किरणें, ठीक है, यूवी किरणें जो है इससे हमें सुरक्षा प्रदान करती है। ये परतें सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, परावैंगनिक विकिरण पारितंत्र के लिए बहुत खतरनाक होती है। इस प्रकार पारितंत्र को नष्ट होने से यह बचाती है। यही ओजोन परत का क्या है, काम है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 से पहले तो आपको, चलो 29 हो जाएगा। 29 नंबर देखो, स्वपरागण तथा पर परागण में विभेद कीजिए। ठीक, स्वपरागण और पर परागण में हम लोग क्या करेंगे, विभेद। देखो विभेद का मतलब अंतर। तो आप लोग कहोगे 29 का का, 29 का का, तो लिखोगे हेडिंग 29 और का। हेडिंग क्या डालोगे, स्व परागण एवं पर परागण में अंतर। स्वपरागण और परपरागण के, स्वपरागण किसे कहते हैं, जिस एक पुष्प हो
उसी पुष्प का जो वर्तिकाग्र है, यानी उसी पुष्प के जो पराग कोश है, ठीक है। स्वपरागण में क्या होता है, एक पुष्प लोगे, उसी पुष्प के पराग कण उसी पुष्प के पराग कोश में अगर आपतित हो, गिरे, तो उसे स्वपरागण किसे कहते हैं। पर परागण किसे कहते हैं, दो पुष्प लोगे, एक पुष्प के पराग कोश दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर पहुंच जाए तो इससे होने वाले निषेचन क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। एक पुष्प के पराग कण उसी पुष्प के पराग वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं, और दूसरे पुष्प के पराग कण और दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को पर परागण कहते हैं। इसके बाद आप लोग चलो क्वेश्चन नंबर 29 का अब हम लोग कौन सा देखते हैं, खा देखते हैं, ठीक है। 29 का खा देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 का खा करेंगे। 29 के खा में परिवार नियोजन की किन्हीं दो स्थायी विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो लिखेंगे 29 के खा। हाँ, 29 के खा में है हमारे पास परिवार नियोजन। तो आप लोग इस प्रकार से उत्तर डालोगे 29 और खा, हेडिंग डालोगे परिवार नियोजन। तो परिवार नियोजन किसे कहते हैं, परिवार नियोजन किसे कहते हैं, परिवार को सीमित रखना परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार को हम लोग क्या करते हैं, सीमित करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में, भारत में रूल क्या है, नियम क्या है, हम दो हमारे दो, जिसे सीमित परिवार कहते हैं। तो परिवार को सीमित रखना परिवार नियोजन कहलाता है। इसे दो विधियों में बांटा गया है, अस्थायी विधि एक स्थायी विधि। अस्थायी विधि, इसमें हमसे क्या पूछा है, इन्होंने हमसे पूछा है कि दो स्थायी विधियों के बारे में आप लोग लिखो, ठीक है। दो स्थायी विधियों ही तो है पूछा है इन्होंने। तो यहाँ पर इन्होंने स्थायी विधि के रूप में हम लोग नंबर 1 विधि लेंगे हम लोग, पुरुष का ऑपरेशन। पुरुष का ऑपरेशन में क्या करते हैं, पुरुष के शुक्र नलिका का यह बहुत ही साधारण ऑपरेशन है, इसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। मतलब शुक्र नलिका में क्या करते हैं हम लोग, पुरुष के जो शुक्र नलिका है उसे काट कर बांध दिया जाता है और आसानी से इसका ऑपरेशन कर देते हैं, इसमें कोई डर नहीं होता है। ये स्थायी विधियाँ है। इसके बाद महिला का ऑपरेशन, महिला के अंड नलिका को, जो अंडवाहिनी है, अंड नलिका है, उसको काट कर बांध दिया जाता है और इसमें भी कोई भय नहीं होता है। तो दोनों के दोनों ये स्थायी विधियाँ है, एक पुरुष का ऑपरेशन है, एक महिला का ऑपरेशन। इसके बाद 30 नंबर, किन्हीं दो पादप हार्मोनों के नाम एवं कार्य लिखिए। तो 30 नंबर में लिखेंगे हम लोग उत्तर 30। हम लोग कहेंगे पादप हार्मोन। इन्होंने दो हार्मोन्स के बारे में पूछा है, तो दो ही हार्मोन्स के बारे में बताना है, ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो दो हार्मोन्स के बारे में पूछा इन्होंने कि दो पादप हार्मोन के नाम लिखिए। तो आपको बता दें, सबसे पहली बात है, एक हार्मोन्स है एथिलीन, जो कि एक पादप हार्मोन्स है जो फलों को पकाने में सहायक है। तो जो एथिलीन हार्मोन्स है, इसका काम क्या है, फलों को पकाना, ठीक है। इसके बाद ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, कई हार्मोन्स है, ठीक है। तो इसके बाद जैसे ऑक्सिन है, एक हार्मोन्स है ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन्स का काम क्या है, ऑक्सिन हार्मोन्स का काम है कि विभिन्न गतिविधियों में नियंत्रण और समन्वय बनाना, विभिन्न
विभिन्न गतिविधियों में नियंत्रण तथा समन्वय करना। ठीक है, समन्वयन करना। तो एथिलीन हार्मोन्स का काम है, ये एथिलीन हार्मोन्स फलों को पकाने में सहायक हैं, और जो ऑक्सिन हार्मोन है विभिन्न गतिविधियों, पेड़ की विभिन्न गतिविधियों को नियंत्रित तथा समन्वय करना। मतलब ऐसा ना हो कि पेड़ों की लंबाई अधिक बढ़ जाए, उसे नियंत्रित करना ऑक्सिन का काम है। मोटाई ना बढ़ जाए, उसके काम ऑक्सीजन का काम होता है कि उसको सबको निरंतर पेड़ों में संतुलन बनाए रखना, उसकी लंबाई ना बढ़े, मोटाई ना बढ़े, इसके लिए ऑक्सीजन हार्मोन्स काम में आता है। इसके बाद क्वेश्चन हमसे इन्होंने पूछा है 30 के खा में पौधों में रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 30 का ये का है, तो लिखेंगे उत्तर 30 और खा। 30 के खा में है पौधों में रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। तो हेडिंग डालोगे पौधों में रंध्रों की उपयोगिता। पौधों में जो ये पत्तियां होती है, पत्तियों में छोटे छोटे ठीक इस प्रकार से रंध्र होते हैं जिन्हें हम लोग स्टोमेटा भी कहते हैं अंग्रेजी के नाम से। ठीक, इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? स्टोमेटा भी कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया आप लोग पढ़ चुके हो, तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया इसी के द्वारा संपन्न होती है। कौन सी क्रिया? वाष्पोत्सर्जन क्रिया भी इन्हीं के द्वारा ही संपन्न होती है। तो आपको बता दें कि स्टोमेटा जो है, जिसको रंध्र भी कहते हैं, स्टोमेटा पादप तथा पर्यावरण के मध्य गैसीय विनिमय का नियमन करते हैं। गैसीय विनिमय, जैसे हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं ना, तो नाक से करते हैं ना श्वसन क्रिया, ठीक है, उसी प्रकार ये जो पौधे होते हैं जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया है और कह सकते हो गैसों का विनिमय है, उसका आदान प्रदान इस स्टोमेटा द्वारा करते हैं। ये रंध्रों की उपयोगिता स्टोमेटा द्वारा करते हैं। तथा रंध्र क्षेत्र के आकार को परिवर्तित करके जल की हानि का नियंत्रण करते हैं, और इनका काम है जल की हानि का भी नियंत्रण करना। सिंपल तरीके से जैसे हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं नाक द्वारा करते हैं, तो पौधे इन रंध्रों द्वारा करते हैं। जो गैसों का विनिमय है हम लोग नाक द्वारा करते हैं, ये रंध्रों द्वारा करते हैं। ठीक, इसके बाद देखो क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन हमसे इन्होंने पूछा है 31वां नंबर, मानव में वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। मानव में वृक्काणु, तो आप लोग लिखोगे उत्तर 31, उत्तर 31 में क्या है? मानव में वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का। तो वृक्काणु, वृक्क किसे कहते हैं? जिसको हम लोग किडनी कहते हैं। वृक्क का काम क्या होता है? मूत्र का उत्सर्जन करना मूत्र का उत्सर्जन करना मतलब मूत्र को बाहर निकालना, यह वृक्क का काम होता है। वृक्क में अनेक अणु होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वृक्काणु कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? वृक्काणु कहते हैं। शायद वृक्काणु पूछा गया था इसके पहले सेट में, नहीं, इसके पहले सेट में वृक्काणु के बारे में नहीं पूछा गया था। मानव हृदय और मानव जनन तंत्र के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो जो वृक्काणु की जो चित्र है, इस चित्र को आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें उत्सर्जन क्रिया भी आप लोग देख सकते हो कि शरीर तरल तथा ऊतक के संगठन को नियमित करने के लिए जंतु शरीर में नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन मतलब मानव शरीर में जो भी जल के रूप में अपच पदार्थ है उसे निकालना इस वृक्काणु का काम होता है।
ठीक है, वृक्काणु का काम होता है। फिर इस वृक्क में हम लोग ध्यान रखना कि बहुत सारे अणु होते हैं जिसे वृक्काणु कहते हैं। इसके बाद वृक्क का निर्माण असंख्य सूक्ष्म कुंडलियों, देखो बहुत सारे कुंडली आप लोग देख सकते हो, चित्र में देखे होंगे कि इसमें असंख्य कुंडलियां वृक्क नलिकाओं से होता है। वृक्क नलिका के दो भाग होते हैं, एक मैलविकी कोश, एक स्रावी कोश। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने ये भी पूछा है कि क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। तो क्रिया विधि भी आप लोग देख सकते हो कि क्रिया विधि में क्या करते हैं कि बोमेन में स्थित ग्लोमेरुलस में रक्त लाने वाली अपवाही धमनिका रक्त ले जाने वाली अपवाही धमनिका से चौड़ी होती है, इसलिए जितना रक्त ग्लोमेरुलस में आता है उतना निकल जाता है। मतलब जो आपके ग्लोमेरुलस में जितना भी रक्त पहुंचता है वो उतना ही फिर निकल जाता है। मतलब यहाँ पर रक्त का छनन भी हो रहा है, मूत्र का भी छनन हो रहा है। और यहाँ पे देखो ब्लड, जितना ब्लड आ रहा है, कौन सा ब्लड यहाँ पे आ रहा है, कौन सा ब्लड, हाँ लाल रक्त कणिका है जो यहाँ पर आ रहे हैं, वो जितने भी ब्लड यहाँ पर आता है उतना ही यहाँ पर ब्लड निकल भी जाता है इससे। ठीक है, तो इसके बाद इससे रक्त पर दबाव बढ़ जाता है। इस पर जो रक्त का बार बार आना जाना रक्त का दबाव बढ़ जाता है। इस दबाव के कारण रक्त का तरल भाग छन कर बोमेन संपुट में आता है। रक्त का जो तरल भाग, रक्त में जो हमारे पास जल के रूप में पदार्थ है जिसे हम लोग बाद में शरीर से त्याग करते हैं, वो दबाव बढ़ने के कारण ये जो जल है ये बोमेन संपुट में आ जाता है। इसे नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं। और ग्लोमेरुलस ने निकलने वाली अपवाही धमनिका स्रावी नलिका के मध्य भाग हेनले लूप के चारों ओर एक परिनालिका कोशिका जालक बनाती है। इस जालक की कोशिकाएं परस्पर मिलकर वृक्क सिरका बनाती है और सिरकाएं परस्पर मिलकर वृक्क सिरा बनाती है। बोमेन संपुट में छने तरल में से लाभदायक पदार्थ रक्त कोशिकाओं द्वारा पुनः अवशुद्ध कर लिए जाते हैं और रक्त में उत्सर्जी वज्र स्रावी नलिका से स्रावित कर दिए जाते हैं और संग्रह पहुंचने वाला तरल मूत्र कहलाता है। मतलब इस प्रकार से, जैसे सबसे पहले क्या होता है कि हमारे बॉडी में आपको पता है कि जो वृक्क है, सबसे पहले वहाँ पर क्या होता है कि उसी वृक्क में स्थित एक ग्लोमेरुलस है जहाँ पर रक्त जो है वहाँ पर पहुँचता है और जितना रक्त वहाँ पर पहुँचता है उतना ही रक्त फिर बाद में निकल भी जाता है। लेकिन रक्त में जो वर्ज्य पदार्थ है, जो अपच पदार्थ है, मतलब जो मूत्र है, उसका वहाँ पर छनन होता है। छनन होने के बाद वो मूत्र वहाँ पर छान लिए जाते हैं। छानने के बाद वहाँ पर वृक्क में ही, ठीक है, किडनी में ही, वृक्क में ही छान लिए जाते हैं। छानने के बाद फिर रक्त पहुँचा, रक्त में जो भी अब वर्ज्य पदार्थ है उसको छान लिया गया, वहाँ पर रक्त फिर वापस पहुँच गया, निकल गया वहाँ से। फिर रक्त पहुँचा, फिर उसके मूत्र को छान लिया गया, फिर रक्त बाहर निकल गया, फिर रक्त पहुँचा। ऐसी क्रिया चलती रहती है। फिर जो मूत्र है वहाँ पर इकट्ठे होकर फिर बाद में प्रेशर बनता है। फिर हम लोग जो है मतलब मूत्र मार्ग से मूत्र को शरीर से त्याग कर देते हैं। तो ये है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा है लक्षणों की वंशागति के नियम मेंडल के प्रयोगों के महत्व व्याख्या कीजिए। या तो 31 नंबर करो या 31 का अथवा करो। उत्तर 31 का अथवा। 31 के अथवा में क्या है, हेडिंग डालोगे मेंडल के वंशागति नियम। मेंडल के वंशागति नियम। तो मेंडल के वंशागति नियम में क्या है, मेंडल ने दो विपेराशी लक्षणों के बीच संकरण कराया, मतलब दो अलग अलग लक्षणों के बीच संकरण कराया। इस संकरण के दौरान सबसे पहले मेंडल ने अपना प्रयोग कहाँ शुरू किया था, गिरजाघर में। कहाँ शुरू किया था, गिरजाघर में। जब ग्रेगर जॉन मेंडल ने गिरजाघर में प्रैक्टिकल किया था, उन्होंने एक मटर के पौधे पर प्रयोग किया, क्योंकि मटर का जो पौधा है एक वर्षीय होता है, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे पर ही प्रयोग किया। कौन से मटर पर प्रयोग किया, उद्यान मटर पर प्रयोग किया उन्होंने। उद्यान मटर के प्रयोग के बाद उन्होंने क्या किया कि मटर में विपर्यासी लक्षणों के बीच संकरण कराया, मतलब अलग अलग लक्षणों के बीच संकरण कराया। शुद्ध जनक पौधे का चयन किया उन्होंने। क्या किया उन्होंने,
मेंडल ने अपने संकर प्रयोगों को 3 पदों में किया। एक शुद्ध जनक पौधों का चयन किया, क्रॉस ब्रीडिंग तथा प्रथम पीढ़ी का उत्पादन किया, और संकरण के संकरण तथा द्वितीय में उन्होंने पीढ़ियों का अध्ययन किया। मतलब समझना, मेंडल ने वंशागति नियम में, अपने वंशागति नियम में उन्होंने क्या किया, उन्होंने शुद्ध लंबे, मतलब प्रथम संकरण में उन्होंने शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने के बीच संकरण कराया। शुद्ध बौने के बीच संकरण कराया। शुद्ध लंबे को हम कैपिटल टी से लिख रहे हैं और शुद्ध बौने को स्मॉल टी से लिख रहे हैं। जब इन्होंने संकरण कराया, प्रथम संकरण, तो प्रथम संकरण में ये कैपिटल टी और स्मॉल टी मिले, फिर द्वितीय संकरण में कैपिटल टी और स्मॉल टी मिले। मतलब ये हमारे पास ये F1 पीढ़ी है। ये कौन सी पीढ़ी? F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में ये शुद्ध लंबे पौधे हैं, ये शुद्ध बौने पौधे हैं, और इनके बीच जो संतान की उत्पत्ति हुई है वो संकर लंबे पाए गए हैं। संकर लंबे पाए गए हैं। ठीक है, तो लंबे पौधे और बौने पौधों के बीच संकरण कराने के बाद इसे प्रभावित हो, अगर लंबे पौधों के बीच और बौने पौधों के बीच संकरण कराओगे, जो लक्षण दिख जाए उसे प्रभावित लक्षण कहते हैं, और जो ना दिखे वो अप्रभावी कहते हैं। तो यहाँ पर संतान ये लंबे बौने छिपे हुए हैं, ये लंबे बौने छिपे हुए हैं, तो ये संकर लंबे कहेंगे। तो इसे जो लंबापन है, लंबेपन को प्रभावित लक्षण कहेंगे इसमें, और जो बौनेपन है, छिपे हुए हैं, इस बौनेपन को हम लोग अप्रभाविता नियम कहेंगे मेंडल का। फिर इनके बीच पुनः संकरण कराया। पुनः संकरण के दौरान इन्होंने ये देखा कि ये लंबे पौधे उत्पन्न हुए। ठीक, यहां पर ये संकर लंबे पौधे उत्पन्न हुए। इसके बाद इनके साथ कर चुके हैं, इनके साथ करेंगे संकरण। स्मॉल टी मिलेगा हमें। इनके साथ हुआ है, इनके साथ नहीं हुआ, अभी तक हो गया है। इनके साथ हो गया है, और इनके साथ अब एक बाकी है, इनके साथ और इनके साथ करेंगे संकरण। तो ये हमारे पास क्या है? संकर लंबे। ये क्या है? संकर लंबे। ये क्या है? शुद्ध लंबे। ये क्या है? बौने। अब यहां पर एक पीढ़ी देखो, यहां पर क्या है? यहां पर ये भी देखो प्रभावी, ये प्रभावी, ये प्रभावी, ये भी प्रभावी हो गया। अब की बार एक पौधे, मतलब द्वितीय बार जब ये F2 पीढ़ी में संकरण कराया गया है, तो हमने इसका रेशियो क्या मिला? हमें ये रेशियो मिला, देखो ये 2 बार है, तो 2 रेशियो 1 रेशियो 1, या 1 रेशियो 2 भी कह सकते हो इसे। ठीक है, या इसे कह सकते हो, पहले शुद्ध लंबे को ले लो, फिर लंबे, फिर बौने। ठीक, तो 1 रेशियो 2 रेशियो 1, इसे यही कहोगे। तो मेंडल ने जब वंशागत लक्षणों के लिए जब पौधों के बीच संकरण कराया, शुद्ध लंबे शुद्ध बौने, तो उन्होंने देखा कि प्रथम पीढ़ी में संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। फिर इन दोनों के बीच फिर से इन्होंने स्वपरागण कराया। ठीक है, इन्हीं के बीच फिर स्वपरागण कराया। ये क्या है? स्वपरागण। स्वपरागण कराया, तो जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 पौधे संकर लंबे प्राप्त होते हैं, एक शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त करते हैं और एक बौने पौधे प्राप्त करते हैं, बौना पौधा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ये मेंडल के नियम को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सेट, जो आपका 2024 का IK सेट है, इसे हम लोगों ने आज ख़त्म किया है। अब जो है हम लोग IL सेट है, JKL IL सेट है। अब IL सेट को नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इस प्रकार से हमेशा हमसे एक्सरसाइज में मिलते जरूर रहिए। ठीक है, और जो भी आपको दिक्कतें आए उसको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, हम उसको इम्प्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो।